नमस्ते। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के कुछ बेहद जरूरी सेक्शंस को समझने वाले हैं। हम खास तौर पर बात करेंगे सेक्शन 86 से 90 की। ये वो प्रावधान है जो उन लोगों से जुड़े हैं जो कानून से भाग रहे हैं और उनकी संपत्ति का क्या होता है। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर किसी पर कोई आरोप है और वह न्याय से बचने के लिए भाग जाता है या यूं कहें कि फरार हो जाता है, तो कानून क्या करता है, हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। बस इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है बीएनएसएस की इन धाराओं में। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि फरार व्यक्ति होता कौन है, फिर देखेंगे कि अगर उसकी संपत्ति विदेश में है तो सेक्शन 86 कैसे काम करता है। इसके बाद सेक्शन 87 में देखेंगे कि जब्त की गई प्रॉपर्टी पर कोई और कैसे दावा कर सकता है। फिर सेक्शन 88 और 89 में संपत्ति की वापसी और अपील की प्रक्रिया को समझेंगे और आखिर में सेक्शन 90 पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कानून के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जब कोई आरोपी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए छिप जाता है या देश छोड़कर भाग जाता है। इसी सिचुएशन से निपटने के लिए ये सारे प्रावधान बनाए गए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 86 की। अब ये सेक्शन तब एक्शन में आता है जब कोई फरार व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी देश के बाहर यानी किसी दूसरे देश में रखता है। ये सेक्शन हमारे कानून को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाकर एक्शन लेने की ताकत देता है। अब इस प्रक्रिया में कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। पहली बात, जो रिक्वेस्ट भेजी जाएगी वो हमेशा लिखित में होगी। दूसरी, इसे कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं भेज सकता। ये पावर सिर्फ एक सीनियर ऑफिसर जैसे एसपी या कमिश्नर रैंक के अधिकारी के पास ही होती है और ये रिक्वेस्ट भेजी जाती है एक संविदाकारी राज्य को। अब इसका क्या मतलब है? आसान शब्दों में कहें तो ये वो देश है जिसके साथ भारत की कानूनी सहायता संधि है, मतलब एक तरह की लीगल ट्रीटी है ताकि वो देश उस प्रॉपर्टी को जब्त करने में हमारी मदद कर सके। यहाँ एक बहुत जरूरी टर्म है उद्घोषित व्यक्ति या प्रोक्लेम्ड पर्सन। ये हर फरार व्यक्ति नहीं होता। ये वो इंसान है जिसे कोर्ट ने बाकायदा एक घोषणा करके भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया है। और याद रखिए, प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई ऐसे ही व्यक्ति के खिलाफ होती है। तो अगर एग्जाम के नजरिए से देखें तो सेक्शन 86 की सबसे जरूरी बात ये है कि ये कानून के हाथ देश की सरहदों के पार तक ले जाती है। लेकिन ये पावर तभी काम करती है जब दूसरे देश के साथ हमारा कोई कानूनी समझौता हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 87 पर। यह सेक्शन एक तरह का कानूनी सुरक्षा कवच है। किसके लिए? उन बेकसूर लोगों के लिए जिनकी प्रॉपर्टी गलती से उस भगोड़े व्यक्ति की प्रॉपर्टी के साथ जब्त हो सकती है। कानून ये पक्का करता है कि किसी बेगुनाह को नुकसान ना हो। इसका प्रोसेस काफी सीधा साधा है। स्टेप 1, अगर किसी तीसरे व्यक्ति को लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी गलत जब्त हो गई है तो वो कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। स्टेप 2, कोर्ट उस दावे की पूरी जांच पड़ताल करेगी। स्टेप 3, जांच के बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। और अगर वो व्यक्ति फैसले से खुश नहीं है तो उसके पास चौथा स्टेप भी है, वो सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में ना टाइम का बहुत बड़ा रोल है। जैसा आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टी जब्त होने की तारीख से 6 महीने के अंदर अंदर ही पहला दावा करना होता है और अगर कोर्ट वो दावा खारिज कर दे तो सिविल केस फाइल करने के लिए पूरे 1 साल का वक्त मिलता है। ये दोनों टाइमलाइन याद रखना बहुत जरूरी है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राम एक उद्घोषित व्यक्ति है और उसकी कार पुलिस ने जब्त कर ली, लेकिन उस कार में उसके भाई श्याम का भी पैसा लगा है, वो को-ओनर है। तो श्याम, जिसका उस केस से कोई लेना देना नहीं है, वो सेक्शन 87 के तहत कोर्ट में दावा कर सकता है कि भाई इस कार में मेरा भी हक है। तो संक्षेप में कहें तो सेक्शन 87 का मुख्य मकसद न्याय और निष्पक्षता है। ये पक्का करता है कि एक भगोड़े को पकड़ने की प्रक्रिया में किसी दूसरे बेकसूर इंसान के अधिकारों का नुकसान ना हो। अब हमारा फोकस वापस उसी उद्घोषित व्यक्ति पर आता है। ये सेक्शंस बताते हैं कि अगर वो व्यक्ति कोर्ट में हाजिर हो जाता है तो क्या होगा और अगर नहीं होता है तो उसके क्या नतीजे होंगे। साथ ही इसमें अपील करने के अधिकार के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ 2 सिचुएशन बनती हैं। पहली, अगर वो व्यक्ति तय समय के अंदर हाजिर हो जाता है तो कोर्ट उसकी जब्त की हुई प्रॉपर्टी को रिलीज कर देती है। लेकिन अगर वो नहीं आता है तो उसकी प्रॉपर्टी राज्य सरकार की हो जाती है। हालांकि सरकार उसे फौरन बेच नहीं सकती, उसे कम से कम 6 महीने का इंतजार करना पड़ता है। ये नंबर बहुत बहुत जरूरी है, 2 साल।
प्रॉपर्टी जब्त होने की तारीख से 2 साल के अंदर भी अगर वो व्यक्ति आ जाता है और कोर्ट को ये यकीन दिला देता है कि वो जानबूझकर नहीं भागा था, उसे पता ही नहीं था कि ऐसी कोई घोषणा हुई है, तो उसकी संपत्ति उसे वापस मिल सकती है। ये न्याय का एक और मौका देने जैसा है। और सोचिए, अगर निचली अदालत प्रॉपर्टी लौटाने से मना कर दे तब क्या? बस यहीं पर सेक्शन 89 काम आता है। ये उस व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में यानी हाई कोर्ट में अपील कर सके। ये रास्ता हमेशा खुला रहता है। तो कुल मिलाकर ये दोनों सेक्शन एक तरह से उस व्यक्ति को हाजिर होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और साथ ही कानून से भागने के अंजाम भी तय करते हैं। इसमें सुधार का मौका भी है और अपील का अधिकार भी। अब हम आते हैं अपनी चर्चा के आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 90 पर। ये थोड़ा अलग लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक टूल है। ये कोर्ट को एक तरह की प्रिवेंटिव पावर देता है, मतलब किसी व्यक्ति को फरार होने से पहले ही रोकने की ताकत। तो सवाल है कि कोर्ट कब समन की जगह सीधे गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती है। इसके लिए 2 मुख्य शर्तें हैं। पहली, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति समन को मानेगा नहीं और भाग सकता है, और दूसरी, अगर समन उस व्यक्ति तक पहुंच गया है लेकिन फिर भी वो बिना किसी वाजिब वजह के कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। इन दोनों ही सूरतों में कोर्ट सीधे वारंट इशू कर सकती है। यहाँ एक जरूरी बात यह है कि कोर्ट को ऐसा करने की वजह लिखित में दर्ज करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए ताकि इस पावर का कोई गलत इस्तेमाल ना हो और इसका उपयोग तभी किया जाए जब सच में इसकी जरूरत हो। तो आज हमने सेक्शन 86 से 90 तक का पूरा सफर तय किया। हमने देखा कि कानून कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, कैसे बेगुनाह लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है और कैसे एक फरार व्यक्ति को वापस न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक संतुलित प्रक्रिया अपनाता है।